हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू विजन इंस्टीट्यूट और 16th ऑफ फेब का डेली करंट अफेयर्स का टॉपिक। तो पहला टॉपिक हमारे सामने यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस का कटआउट। मोदी, मैक्रोन, बाइडेन ये अनाउंस किए हैं कि 470 एयरबस जो है बोइंग प्लेन्स का वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये अभी तक का सबसे बड़ा आपको समझ आ रहा होगा कि ये सबसे बड़ा अभी तक का, आप देखो 70 वाइड बॉडी अल्ट्रा लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट जो है वो किया गया। तो एयर इंडिया को जो एक्वायर किया है अभी रिसेंटली टाटा ग्रुप ने, तो उन्होंने ये जो है वो डील किया है और अभी तक का ये हिस्टोरिक माना जा रहा है। तो इंडो फ्रेंच रिलेशनशिप को भी इंप्रूव करने के लिए ये है। तो हम 470 नए एयरक्राफ्ट लेंगे एयर इंडिया के लिए, 250 होगा एयरबस से और 220 बोइंग से। आपको डेटा नहीं याद रखना है, हम सिर्फ रिलेशनशिप्स की किस तरीके से इंपॉर्टेंस है उस चीज को यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हो किस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री ने थैंक यू कहा है इमानुअल मैक्रोन को, और इन्होंने कहा है कि इससे इंडो फ्रेंच स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप जो है वो आपको इंप्रूव होता नजर आ जाएगा। ये देखो आप, इंडो फ्रेंच स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप। साथ साथ में इमानुअल मैक्रोन ने भी इस तरीके से दिखाया है कि हमारा भारत के साथ जो रिश्ता है वो सुधरता जा रहा है और हम हर तरीके से एरोस्पेस में भी मिलकर के काम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये आपके सामने लार्जेस्ट डील अभी तक का, तो ये हिस्ट्री में रिकॉर्ड दर्ज किया जा चुका है। तो इस वजह से ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली रेलिवेंट हो या नहीं हो प्रीलिम्स के लिए, लेकिन मेंस में आप इसको दिखा सकते हो कि किस तरीके से प्राइवेट सेक्टर भी है हमारा जो वो कहीं ना कहीं मेजर रोल प्ले करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट से एयर इंडिया जो है वो पहले लॉस में जा रहा था, तो जो डिसइन्वेस्टमेंट किया गया और इसको रतन टाटा ने जब एक्वायर किया तो इसके बाद में इन्होंने ये सबसे बड़ा हिस्टोरिक डील भी साइन किया है, जहां पे 470 एयरबस जो है वो ले रहे हैं, जहां पे यूएस और फ्रेंच दोनों कंपनीज इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो इससे हमारा जो कोलैबोरेशन है वो भी बढ़ता हुआ नजर आ जाएगा आपको। नेक्स्ट टॉपिक की ओर आपको लिए चलते हैं। ये इंडियन एक्सप्रेस का कटआउट आपको, सुप्रीम कोर्ट जो है उसने डिसमिस कर दिया है चैलेंजिंग डिलिमिटेशन इन जम्मू एंड कश्मीर। तो रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर में एक पिटीशन फाइल किया गया। पिटीशनर्स के द्वारा ये कहा गया कि जो सेंसस डिलिमिटेशन कमीशन में जो सेंसस का इस्तेमाल किया जा रहा है वो 2011 का नहीं इस्तेमाल करके 2001 का किया जाए। तो उसको लेकर के डिलिमिटेशन कमीशन नया एस्टैब्लिश किया जाना चाहिए। तो उसको लेकर के बात हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज को कहीं ना कहीं डिसमिस कर दिया। ठीक है, अब डिलिमिटेशन कमीशन एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है अपने को वो डिस्कस करना है, तो वहां आपको सीधा हम लिए चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वो हमने देख लिया है किस तरीके से रिजेक्ट कर दिया है। यहाँ पे आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 2 और 3 भारतीय संविधान का कहता है कि पार्लियामेंट जो है वो नए राज्य और नए यूनियन टेरिटरीज बना सकता है। ठीक है, आर्टिकल 2 जो है वो एग्जिस्टिंग स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज का ऑल्टर कर सकता है, बाउंड्री, साइज, शेप, नेम कुछ भी। ठीक है, और आर्टिकल 3 से नए स्टेट्स का, नए यूनियन टेरिटरीज का गठन किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट, डिलिमिटेशन का मतलब क्या है? तो ये एक्ट है या प्रोसेस है फिक्स करना, लिमिट्स को, दायरे को फिक्स करना या बाउंड्रीज को फिक्स करना, जो कि टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, लैंड का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है कंट्री का, उसके बेसिस पे लेजिस्लेटिव बॉडी में। यानी कि अगर आपको हम शॉर्ट में बताएं तो किस तरीके से पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कितना का स्ट्रेंथ होना चाहिए, वो डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो तय करता है। डिलिमिटेशन कमीशन जो है बेसिकली ये कमीशन है जिसको भारत सरकार स्टैट्यूटरी है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक्ट मिल जाएगा, डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट। ठीक है, चलिए ये आपके सामने एक इमेज नजर आ रहा होगा। डिलिमिटेशन कमीशन अभी तक 4 बार कॉन्स्टिट्यूट करा गया है, 1952 में, 1963 में, 1973 में और 2002 में। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कितनी बार? 4 बार, 52, 63, 73 और 2002। मेन टास्क क्या है? तो अगेन रीड्रॉ करना बाउंड्रीज असेंबली का और लोकसभा के कॉन्स्टिट्यूएंसीज का रीसेंट सेंसस पे बेस्ड। ठीक है, चलिए डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो हाई पावर बॉडी है। हाई पावर बॉडी का क्या मतलब है कि इसका जो भी फैसला होगा उसको आप किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो। यहां पर वही लिखा हुआ है, उस ऑर्डर्स हैव द फोर्स ऑफ लॉ। ठीक है, लॉ जितना पावर होगा और इसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता किसी भी कोर्ट में। ठीक है, और प्रोसेस क्या है पास करने का ऑर्डर्स को? तो बेसिकली ये ऑर्डर्स जो है वो फोर्स में लाया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट जब इसको मंजूरी दे देंगे तो इसको इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए ये साथ साथ में आप देखोगे कि जो कॉपीज होगा इसके ऑर्डर्स का वो हाउस ऑफ द पीपल यानी कि लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में रखा जाएगा। और एक बार रखा गया तो फिर कोई भी मॉडिफिकेशंस नहीं अलाउड है। मतलब कि जो भी इन्होंने फैसला सुना दिया, ठीक है, उसके बाद में एक तो हमने देखा कि वो कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसके अलावा वो जो भी ऑर्डर्स पास करेंगे वो लोकसभा में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जाएगा, और उन्होंने जो ऑर्डर पास कर दिया है उसमें अब कोई भी मॉडिफिकेशंस नहीं हो सकता है। काफी हाई पावर बॉडी मानी जाती है और ये स्टैट्यूटरी बॉडी है।
इसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन जो है वो मिल जाएगा। बेसिकली डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट और उसी से रिलेटेड 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जो 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है उससे 2026 तक रोका गया है कि वहां तक का सेंसस का हम इस्तेमाल जो है वो पुराना ही करेंगे, यानी कि 2001 का ही करेंगे। और इसके बाद में अभी तक हमारे पास जो 2021 का तो खैर सेंसस हुआ नहीं है, लेकिन होगा तो हम इसको नहीं लेंगे। अब 2031 के बाद जो होगा हम उसको लेंगे। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा इसको गठित कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। ठीक है, अभी तक 4 बार हो चुका है और उससे रिलेटेड एक यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है। चलिए मिलकर के सॉल्व करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। और जैसा कि हमने बताया कि जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हो उसके पहले आप सीधा यहाँ पे आओ कि करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है, लेकिन यहाँ पे करेक्ट पूछा है तो सीधा अपने अगेन क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है कि फर्स्ट लोकसभा में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो अपोजिशन में थी वो स्वतंत्र पार्टी थी। ठीक है, चलो हमें हो सकता है नहीं पता होगा तो वेट करते हैं। लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन होता है जिसको रिकॉग्नाइज किया गया था पहली बार 1969 में। ठीक है, अब दोनों कहीं ना कहीं आपको नजर आ रहा होगा स्टेटमेंट्स। और तीसरा है कि लोकसभा में एक पार्टी जो है उसके पास में, अगर एक पार्टी के पास में मिनिमम 75 मेंबर्स नहीं है, इट्स लीडर कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज द लीडर ऑफ अपोजिशन। मतलब कि अगर किसी भी पार्टी के पास में 75 मेंबर्स नहीं है तो वो लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा। नाउ आप अगर ध्यान से देखोगे एलिमिनेशन कैसे वर्क करता है, अगर आपको मोटा मोटा भी पता है कि लोकसभा में कितने मेंबर्स का स्ट्रेंथ है 545, और हम हमेशा देखते हैं कि ऑपोजिशन बनने के लिए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का 1/10 होना चाहिए। तो 1/10 अगर हम करेंगे तो लगभग 55 सीट्स निकल के आएगा। यानी कि यहाँ जो 75 नंबर दिया गया है ये 75 गलत है, एग्जैक्टली यहाँ पे 55 होना चाहिए था। अब अगर आप इतना सिर्फ आपको पता था, हो सकता है आपको बाकी का दोनों नहीं पता हो, तो आप यहां से जहां जहां 3 है सिर्फ आप उसको निकाल देते और एलिमिनेशन से वंस अगेन आपको जो हमने ट्रिक सिखाया है आपका आंसर सीधा आप डू ओनली पे पहुंच सकते थे, क्योंकि यहाँ पे स्वतंत्र पार्टी जो है वो 3rd लोकसभा में आपको देखने को मिलेगा और लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो 1969 में आपको देखने को मिल जाएगा। और ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, 1977 के एक्ट से है और 1/10 का जिसको भी होगा वही माना जाएगा। खैर अभी लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो नहीं है तो इस वजह से भी एक पार्ट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो डिलिमिटेशन कमीशन से ही जुड़ा हुआ है, देखिए कितना आप लोगों ने अच्छे से इसको पढ़ा है, इसको हम देखेंगे। बिल्कुल हम चाहेंगे कि आप स्टेटमेंट जो है आपका कमेंट जो है आप उसमें आप बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। आपके सामने ये क्वेश्चन है, तो ये कह रहा है अगेन कि करेक्ट क्या है ये पूछ रहा है। तो ये कह रहा है कि इसको अपॉइंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, डिलिमिटेशन कमीशन को अपॉइंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कोलैबोरेशन में काम करता है। दूसरा कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रोवाइड करता है कि एक ट्राइब्यूनल होना चाहिए जो रिजॉल्व कर सके डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ द कमीशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि नहीं कहता है वो हमें कहीं हमने जिक्र तो नहीं देखा है इसका, तो थोड़ा सा डाउट है। इसके अलावा डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो मैंडेटेड है कि वो आइडेंटिफाई करें सीट्स टू बी रिजर्व फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस इन एवरी स्टेट। अब एवरी जो होता है वो वैसे भी थोड़ा सा नेगेटिव टर्म होता है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे अगर आपको करेक्ट आंसर लगाना होगा तो बिल्कुल आप कमेंट में जरूर बताइएगा, कितने ऑनेस्ट आप लोग हैं ये भी हम देखेंगे। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा पहला जो है वो बिल्कुल सही है फर्स्ट स्टेटमेंट, और फर्स्ट स्टेटमेंट ही सही है, तो आंसर जो होगा वो ए ओनली होगा। क्यों? क्योंकि दूसरा जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कोई मतलब प्रोविजन नहीं देता है, और थर्ड जो है तो ये शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को रिप्रेजेंट करने की बात करता है। कहीं ना कहीं हर राज्य में शेड्यूल्ड कास्ट SC ST की बात करता है, ओबीसी की बात नहीं करता है। इसलिए 2 और 3 जो है वो गलत है, 1 जो है वो करेक्ट है। डिलिमिटेशन कमीशन आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कुछ डाउट रहे तो आप पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब आपको जरूर देंगे। नेक्स्ट अगेन आपके सामने जो टॉपिक है वो है नागरहोल टाइगर रिजर्व। तो ये आपके सामने इमेज नजर आ रहा होगा, और ये नागरहोल टाइगर रिजर्व जो है अभी हम इसको डिस्कस कर लेंगे तो थोड़ा आपके लिए आसान हो जाएगा। नागरहोल टाइगर रिजर्व क्यों न्यूज में है? तो रिसेंट एक बर्ड सर्वे वहां पे कंडक्ट कराया गया है जिसमें 290 बर्ड स्पीशीज जो है वो पाए गए हैं, जिसमें से कुछ माइग्रेटरी हैं जो उड़ करके हमारे यहाँ आते हैं फिर चले जाते हैं एक समय के बाद में। नागरहोल एक इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है। कौन से राज्य में है? ये कर्नाटका में है। तो 1 लाइनर एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है, कर्नाटका में नागरहोल टाइगर रिजर्व। और ये प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट दोनों के तहत कवर्ड है। प्रोजेक्ट टाइगर किस ईयर में आया था? 1973, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। प्रोजेक्ट एलिफेंट कौन से ईयर में आया था? 1992। ठीक है,
याद रहेगा। तो नागरहोल कर्नाटका में लोकेटेड है। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट दोनों के तहत कवर्ड है। नागरहोल टाइगर रिजर्व को प्रीवियसली राजीव गांधी नेशनल पार्क भी कहा जाता था। तो पहले हम इसको राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से जानते थे। इसका नाम नागरहोल कैसे पड़ा? तो वहां रिवर नागरहोल फ्लो होती है, जिसके नाम पे इसका नामकरण किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इस टाइगर रिजर्व में कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट आपको नजर आ जाएगा, जैसे ये कनेक्ट होता है वेस्टर्न घाट्स से ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ईस्टर्न घाट्स में आप देखोगे तो बंदीपुर टाइगर रिजर्व। वेस्टर्न घाट्स में हमने याद रखिए ब्रह्मगिरी, और ईस्टर्न घाट्स में बंदीपुर। अभी हम आपको दिखाते हैं, जो हम आपको मैप दिखा रहे थे, ये आपके सामने मैप आप देखोगे वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, नागरहोल टाइगर रिजर्व, ब्रह्मगिरी ये रहा वेस्ट से आ रहा है, ठीक है, और वहीं आप देखोगे ईस्टर्न घाट से तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व आपको नजर आ रहा होगा ये भी, और ये आपको कर्नाटका में ही लोकेटेड है सारे के सारे। ठीक है, तो ये आप कहीं ना कहीं आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो रहा होगा। वेस्टर्न घाट्स ब्रह्मगिरी, ठीक है, और ईस्टर्न घाट्स में बंदीपुर टाइगर रिजर्व, और नागरहोल सेंटर में आपको लोकेटेड नजर आ रहा होगा। इसके नीचे आप आ जाओगे तो मुदुमलाई वगैरह तमिलनाडु का आपको मिल जाएगा। वायानाड केरल में लोकेटेड है, ये आप देख ही सकते हैं। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व अगेन ये तमिलनाडु का ही पार्ट है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को बेस्ट टाइगर रिजर्व का भी अवार्ड दिया गया है। और इसके अलावा आपके सामने कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, और ये कुछ इंपॉर्टेंट मैप है जो आप मतलब इस तरीके से भी इन चीजों को रिलेट करके रख सकते हो कि हम आपको याद करने के लिए आसान रहेगा हमारे लिए। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं फ्लोरा की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट्स है, जहां पे आपको टीक और रोजवुड मिल जाएंगे। डेसिडुअस फॉरेस्ट्स, वो भी मॉइस्ट वाला, ड्राई वाला नहीं, ठीक है, क्योंकि रेनफॉल होता है। और यहाँ पे आपको फौना में टाइगर, लेपर्ड ये सारा मिल जाएगा, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो हमने देख लिया है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है डेप्यूटी स्पीकर लोकसभा के। अब ये चर्चा में क्यों है? तो कहीं ना कहीं हमारी डेमोक्रेसी को बहुत हेल्दी डेमोक्रेसी माना जाता है, लेकिन एक हेल्दी डेमोक्रेसी तभी तक हेल्दी है जब कहीं ना कहीं क्वेश्चंस रेस करने वाला इंसान भी होगा। अगर मोनोपोली होगी, एक ही इंसान होगा, दूसरा कोई क्वेश्चन रेस करने वाला नहीं होगा, तो वो हेल्दी नहीं माना जाएगा। अभी क्या हो रहा है कि डेप्यूटी स्पीकर काफी समय से एब्सेंट है। स्पीकर तो है लेकिन डेप्यूटी स्पीकर नहीं है। माना तो ये जाता है कन्वेंशन के हिसाब से, स्पीकर रूलिंग पार्टी से, डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन पार्टी से, बट ओनली फॉर कन्वेंशन, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे मेंशन नहीं है। तो ये लोकसभा के स्पीकर आपके सामने नजर आ रहे होंगे, ओम बिरला, और ये कह रहे हैं कि अगर मैं एब्सेंट हुआ तो मेरा काम कौन करेगा। तो यहाँ पे आप देखो आर्टिकल 93 जो है भारतीय संविधान का, वो कह रही है कि डेप्यूटी स्पीकर होने चाहिए लोकसभा में। आर्टिकल 93 के तहत डेप्यूटी स्पीकर होने चाहिए लोकसभा में। और आर्टिकल 95 क्या कह रहा है कि अगर स्पीकर एब्सेंट है तो उनका काम डेप्यूटी स्पीकर करेंगे। 95 कह रहा है कि अगर स्पीकर एब्सेंट है तो उनका काम डेप्यूटी स्पीकर करेंगे। और 97 क्या कह रहा है? डेप्यूटी स्पीकर की सैलरी संसद तय करेगा, यानी कि पार्लियामेंट तय करेगी। 93, 5 और 7 आई होप आपको क्लियर है। अब डेप्यूटी स्पीकर का चुनाव कौन करता है, ठीक है, कब होता है? बेसिकली आर्टिकल 93 जो है वो कह रही है कि न्यू लोकसभा बनने के बाद जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी डेप्यूटी स्पीकर का चुनाव हो जाना चाहिए। और कोई स्पेसिफिक टाइम लिमिट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन नहीं है कि इतने में हो जाना चाहिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि कोई स्पेसिफिक टाइम लिमिट मेंशन नहीं है भारतीय संविधान में। और लोकसभा के सदस्य आपस में ही किसी एक सदस्य को डिप्टी स्पीकर बनाते हैं। तो जो भी लोकसभा के मेंबर्स होते हैं आपस में किसी एक को चुन लेते हैं कि ये डिप्टी स्पीकर के पोस्ट के लिए सही इंसान होगा। अब अगर हम ध्यान दें तो कहीं ना कहीं लोकसभा, क्योंकि 4 साल हो गया है अभी तक, डिप्टी स्पीकर का जो पोस्ट है वो वैकेंट माना गया है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। और अगर ये वैकेंट है तो ये हमारे डेमोक्रेसी के लिए हेल्दी नहीं है। और रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा का देखोगे तो इनका जो इलेक्शन का डेट होता है वो स्पीकर डिसाइड करते हैं, और डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन का। तो ये आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है डेप्यूटी स्पीकर से जुड़ा हुआ। आप यहां से सब कुछ कवर हो जाएगा आपका, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं होगा। तो आर्टिकल 93 क्या कहता है, स्पेसिफिक टाइम लिमिट मेंशन नहीं है, ये सारी बातें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब हम आते हैं आपके सामने, आज का हमारा आखिरी टॉपिक वो है पाम ऑयल से जुड़ा हुआ। अभी पाम ऑयल भी चर्चा में है, ठीक है, और पाम ऑयल का हम यहाँ पे आपको ज्योग्राफी जो है वो थोड़ा सा बताते हैं, स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। तो पाम ऑयल बेसिकली एक ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्रॉप है। ह्यूमिड ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल मतलब कि ट्रॉपिक वाले रीजन में, और ह्यूमिड मतलब कि उधर का जो मॉइस्ट एरिया होगा। और टेम्परेचर आपके सामने है 22 to 33 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम में, और 5 to 6 आवर्स का ब्राइट सनशाइन चाहिए, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसके अलावा मंथली रेनफॉल 150 mm का होना चाहिए। एप्लीकेशंस की बात कर ले तो पाम ऑयल का यूज
वर्ल्ड के एडिबल ऑयल में 40% उसका भूमिका है, योगदान है। बाकी इसका इस्तेमाल हर जगह किया जाता है, डिटर्जेंट में, लिपस्टिक में, शैम्पू में, चॉकलेट में, ब्रेड में, आइसक्रीम में, बायोडीजल में। तो जो भी हमारा डेली का यूज होता है वो पाम ऑयल पे ही बेस्ड होता है, तो इसीलिए पाम ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसके अलावा ये कुछ प्रोसेस है कि किस तरीके से पाम ऑयल को मतलब एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो पहले ये फ्रेश फ्रूट होता है प्लांटेशन का, फिर इसके बाद में मिल में इसको भेजा जाता है, मिल इसको प्रोसेस करती है, फिर इसको कन्वर्ट करती है क्रूड पाम ऑयल में, और फिर इसको लोकल रिफाइनरीज में भेजा जाता है, फिर वहां से ये एक्सपोर्ट टर्मिनल्स तक पहुंचते हैं। ठीक है, भारत की बात कर लेते हैं। तो भारत जो है वो बिगेस्ट इंपोर्टर है पाम ऑयल का, सबसे बड़ा जो हम निर्यात करने वाले मुल्कों में अगर हम देखेंगे तो भारत उसमें सर्वप्रथम स्थान पे है। और इसके साथ साथ 40% जो वेजिटेबल ऑयल कंजम्पशन है वो पाम ऑयल से ही बेस्ड है। इंडिया का मेजर पाम ऑयल ग्रोइंग स्टेट्स देखेंगे तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल है, यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा मिल जाएगा। इसके अलावा स्कीम की बात कर ले तो नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, पाम ऑयल से जुड़ा हुआ एक मिशन भी चलाया जा रहा है, स्कीम भी चलाया जा रहा है। ग्लोबली आप देखोगे तो इंडोनेशिया और मलेशिया ही दुनिया के लेवल में 90% पाम ऑयल का प्रोडक्शन करते हैं। तो इंडोनेशिया और मलेशिया ही सारा मतलब मेजोरिटी स्टेक इन्हीं का है पाम ऑयल के फील्ड में। तो ये पूरा का पूरा ज्योग्राफी है, या फिर आप यूं कहो तो इसको एनवायरमेंट से भी रिलेट कर सकते हो। और आपके सामने यहाँ पे मैप भी है, मलेशिया, इंडोनेशिया, बाकी थाईलैंड, कैम्बोडिया, वियतनाम, फिलीपींस, ये सारा आप मतलब मैप से भी देख सकते हो, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का पार्ट। तो ओवरऑल ये हमारा डेली करंट अफेयर्स था फॉर 16th ऑफ फेब। अगर आपको वीडियो पसंद आता है लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा अगर नहीं किया है तो। और अगर बिल्कुल कंटेंट पसंद आए तो बाकी लोगों को भी भेजते रहिएगा। फिर ऐसे ही कंटेंट के साथ मिलते हैं। जय हिंद।